हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 आव्यू स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आव्यू को हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आव्यू होती क्या है। ठीक है, यदि हम संख्याओं को आयताकार क्रम विन्यास के रूप में लिखें तो उसे हम आव्यू कहते हैं। आयताकार क्रम विन्यास देखिए सामने आपके लिखा हुआ है, ये एक आयत टाइप का बना हुआ है और इसमें बीच में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। ये सारी संख्याएं हैं, ठीक है, ये सब इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आयताकार विन्यास है जिसमें कि हमने संख्याओं को लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आव्यू या मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखिए जिस ब्रैकेट का यूज किया जाता है ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ध्यान रखिए, आव्यू की पहचान है कि आव्यू में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ठीक है, आव्यू में सबसे पहले तो ये पंक्तियां होती हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे रो या पंक्तियां। ये देखिए, ये पहली पंक्ति है, इसी तरीके से ये दूसरी पंक्ति है, इसी तरीके से ये तीसरी पंक्ति है, इसी तरीके से यहाँ पर टोटल m पंक्तियां हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये है स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये स्तंभ में लिखा हुआ है या कॉलम बोलेंगे इन्हें हम लोग। ठीक है, तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया और ये इस तरीके से टोटल यहाँ पर n कॉलम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये संख्या पहली रो और पहले कॉलम में, इसलिए यहाँ पे लिखा है 1 1। ठीक है ना, क्योंकि पहला अक्षर जो है वो पंक्ति की संख्या को दर्शा रहा है और दूसरा अक्षर जो है वो कॉलम की संख्या यानी कि स्तंभ की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे अब ये दूसरा अवयव देखें हम लोग A12, तो A12 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, ये देखिए पहली रो में लिखा है और दूसरे कॉलम में लिखा है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है A32, अब A32 में देखिए ये कौन सी रो है, तीसरी रो है ना, ये पहली हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी रो है। और जबकि कॉलम देखिए कौन सा है, कॉलम है दूसरे नंबर, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये A32 का मतलब हो गया कि ये जो अवयव है, ठीक है, ये जो संख्या है ये तीसरी रो में लिखी है और दूसरे नंबर के कॉलम में लिखी हुई है। आगे बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर जो आव्यू सामने लिखी हुई है, इस आव्यू में टोटल यदि देखा जाए कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो इस आव्यू में पंक्तियों की संख्या है m। ठीक है, स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ अभी मैंने बताया इसमें कितने हैं, n है। अब बात आती है आव्यू की कोटि। तो ध्यान रखिए कोटि किस प्रकार से लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो m क्रॉस n। ध्यान रखिए इसका गुणा नहीं करना है आपको। ठीक है, ये केवल इसी तरीके से लिखना है, इससे इसका क्रम या कोटि पता चलेगी कि इस आव्यू में कितनी रो हैं कितने कॉलम है। पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्तंभों की संख्या या कॉलमों की संख्या। ठीक है, इसके बाद देखें नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इस आव्यू में जो भी अवयव लिखे हुए हैं वो क्या है। जैसे ये एक अवयव है, ठीक है, ये जो संख्या लिखी है ये प्रत्येक संख्या एक अवयव है, तो इसमें कितने अवयव लिखे हुए हैं, तो आप इनका गुणा कर दीजिए, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा कर दीजिए तो हमें अवयवों की संख्या का पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि ये आव्यू 2/2 की है, ठीक है, तो 2/2 तो इसका ऑर्डर हो गया, यानी कि इसका मतलब है इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। लेकिन यदि हम 2 और 2 का गुणा कर दें तो होता है 4, तो 4 क्या है इसमें, अवयवों की संख्या, यानी कि इसमें 4 अवयव है। क्लियर है ना। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एक आव्यू दी हुई है। ठीक है, और इस आव्यू में कुछ चीज़ें हैं जो हमें निकालनी है। जैसे कि पहला हमें आव्यू की कोटि निकालना है। तो देखिए आव्यू की कोटि मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। इस आव्यू में जितनी रो और जितने कॉलम हैं उसके आधार पर हम आव्यू की कोटि लिखेंगे। तो देखिए इसमें कितनी रो हैं, तो 1 2 3, 3 रो हैं। और कॉलम कैसे देखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 ये कॉलम है। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियां यानी कि रो होती हैं और ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो यानी कि इस आव्यू की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, इसकी कोटि हो जाएगी 3/4। आगे समझ में, तो इसकी कोटि होगी 3/4। ठीक है, इसके बाद आती है अवयवों की संख्या। अच्छा, अवयवों की संख्या मैंने क्या बताया कि यदि हम रो की संख्या और कॉलम की संख्या का गुणा करते हैं तो हमें अवयवों की संख्या पता चल जाएगी। यानी 3 का 4 में गुणा कर दिए, 3 चौके 12,
यानी इसमें कितने अवयव होंगे, 12 अवयव होंगे। तो देखिए आप गिन भी सकते हैं, इसमें 12 अवयव लिखे हुए हैं कुल, ठीक है। अब आती है यहाँ पर बात कि ये यहाँ पे अवयव निकालने में A13, ठीक है। तो A13 कैसे निकालेंगे, तो A13 का मतलब क्या हुआ, पहली रो तीसरा कॉलम। अब ध्यान दीजिए, ये पहली रो ये है, ठीक है, ये पहली रो है, और तीसरा कॉलम, तो ये देखिए तीसरा कॉलम ये है, यानी कि पहली रो तीसरे कॉलम में कौन सा अवयव आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर अवयव लिखा हुआ है 19, ठीक है। तो पहली रो तीसरे कॉलम का अवयव हो गया यहाँ पर 19। आगे बात समझ में। अगला देखिए, अगला क्या निकालना है, A21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम। तो देखिए दूसरी रो कौन सी है, ये दूसरी रो हो गई आपकी, और पहला कॉलम तो यही है, ये पहला कॉलम हो गया। तो दूसरी रो पहले कॉलम में कौन सा अवयव लिखा है, 35, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35, यानी कि A21 कौन सा हो गया आपका 35, ठीक है, दूसरी रो और पहले कॉलम का अवयव। इसी तरीके से आप A33 निकाल सकते हैं। A33 क्या होगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो ये देखिए ये -5 हो जाएगा, A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरह से A24 निकालें, 24 यानी दूसरी रो चौथा कॉलम। तो दूसरी रो ये है और चौथा कॉलम ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद A23 निकालें, 23 यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर ये अवयव आ जाएगा दूसरी और तीसरे कॉलम में। क्लियर। तो देखिए दूसरे प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, ठीक है, तो संभव कोटियां क्या होंगी, और 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। तो अवयव 24 है, तो 24 के आप गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि अवयवों की संख्या आती है पंक्ति और स्तंभ की संख्या का गुणा करने पे, यानी रो और कॉलम की संख्या गुणा करेंगे तो अवयवों की संख्या मिलेगी हमें। तो हम क्या करें, इसके गुणनखंड करें। तो इसके क्या क्या गुणनखंड हो रहे हैं, देखिए 4 6 24 हो गया, ठीक है, और 6 चौके 24 हो गया, ठीक है, और इसके गुणनखंड 12 दूनी 24 हो गया, 2 गुणे 12 ये भी 24 होता है, ठीक है। और क्या गुणनखंड बनेंगे, 3 गुणे 8, ठीक है, या 8 गुणे 3 भी हो जाएगा। और क्या बन सकते हैं इसके गुणनखंड, 24 गुणे 1 या 1 गुणे 24, ठीक है। तो ये आव्यूह यहाँ से संभव है, यानी इतनी आव्यूह यहाँ से बन सकती हैं जिनमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 24, ठीक है। इसी तरीके से फिर इसमें कहा गया है कि 13 अवयव। तो 13 अवयव, देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 के गुणनखंड नहीं होंगे, 13 के केवल 2 ही गुणनखंड पॉसिबल है, 1 और 13। तो या तो आव्यूह बनेगी 1/13 की, या आव्यूह बनेगी 13/1 की, ठीक है। तो केवल 2 ही आव्यूह यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि एक आव्यूह जिसमें 18 अवयव हैं उसकी कोटियां बतानी है। तो 18 अवयव, 18 के गुणनखंड करिए, तो 18 के गुणनखंड होंगे यहाँ पर 9 दूनी 18, ठीक है, 2 नाम 18। इसके अलावा आप लिख सकते हैं 6 गुणे 3, 6 तिया 18, या 3 6 18, या फिर 18 एकम 18, या 1 गुणे 18। तो ये वो आव्यूह हो गई जिनमें 18 अवयव हैं, ठीक है। अब जिनमें 5 अवयव हैं उसकी क्या होगी, तो 5 के लिए होगा 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो इस वजह से 5 अवयव के लिए केवल 2 ही आव्यूह पॉसिबल है, 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5। क्लियर। अब देखिए इसमें चौथा प्रश्न है, इसमें हमें 2/2 की एक आव्यूह की रचना करनी है, जिसमें देखिए ये अवयव इस प्रकार से हो, ठीक है। इसमें ये अवयव दिया हुआ है aij बराबर i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यानी कि हमें इस प्रकार से अवयव लेना है और एक 2/2 की आव्यूह बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी रचना कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक 2/2 की आव्यूह लिख लेते हैं। 2/2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। तो 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसमें यानी कि 4 अवयव होंगे। तो पहला अवयव होगा A11 पहली रो पहला कॉलम, फिर A12 पहली रो दूसरा कॉलम, फिर A21 दूसरी रो पहला कॉलम, और A22 यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब हमें इन्हीं सारे अवयवों के मान निकालने हैं, और उसके लिए हमें रूल दिया हुआ है aij बराबर i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमें रूल दिया हुआ है। अब इसमें i और j जो है ये रो और कॉलम की संख्या है। जैसे हमें A11 निकालना है तो हम i का मान 1 लेंगे और j का मान 1 रख देंगे। तो i की जगह 1 रख दिया और j की जगह भी 1 रख दिया। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो A11 की वैल्यू आ गई 2। तो ये देखिए A11 की वैल्यू हमने रख दी 2। फिर A12 निकालें। A12 यानी i का मान 1 हो गया और j का मान 2 हो गया। 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 2 से भाग दोगे तो 4.5 आ जाएगा। तो ये देखिए A12 की वैल्यू क्या रख दी हमने 4.5। अब निकालें A21। तो i का मान 2 है और j का मान 1 है।
तो 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 9 में 2 से भाग दिया तो ये आ गया 4.5। ठीक है, तो ये भी रख दिया, A21 की वैल्यू 4.5। अब A22 यानी I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 से भाग दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 8, तो ये आव्यूह आ गई 2/2 की। ठीक है, तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। क्लियर। इसी तरीके से जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 2/2 की आव्यूह बनानी है, तो आप I और J की वैल्यू बदल कर जो अवयव हैं A11, A12, A21, A22 इनके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें अब हमें 3/4 की एक आव्यूह की रचना करनी है, और इसमें कुछ नियम दिए हुए हैं, जैसे AIJ बराबर दिया है 1/2 मॉड -3I + J, और एक और दिया है AIJ बराबर 2I - J। ठीक है, अब 3/4 की आव्यूह की रचना करते हैं, देखिए कैसे करना है। देखिए सबसे पहले 3/4 की एक आव्यूह लिख दी। अब 3/4 में क्या होगा, 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगी, तो देखिए 3 रो हो गई यहाँ पर, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 इसमें कॉलम हो गए। ठीक है, तो अब इसमें अवयव क्या क्या आएंगे, A11 पहली रो पहला कॉलम, तो A11, A12, A13, A14। ठीक है, इसी तरीके से A21, A22, A23, A24, इसी तरीके से A31, A32, A33, A34, ये सारे अवयव आ गए। अब इनके मान कैसे निकालने हैं, तो देखिए नियम हमें दिया है AIJ बराबर 1/2 मॉड -3I + J। ठीक है, तो मॉड का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, मॉड का मतलब होता है मॉड के अंदर यदि कोई संख्या माइनस की भी हो तो उसे हम प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हल कैसे करना है इसे। सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालें, तो A11 में क्या होगा, I की वैल्यू भी 1 होगी और J की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये आ गया -3 + 1 यानी -2 बचेगा, और मॉड के अंदर -2 यानी प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, तो वैल्यू आ गई 1। तो ये देखिए यहाँ पे A11 की वैल्यू रख दी हमने 1। अब A12 की वैल्यू निकालो, तो अब I की जगह 1 रखो और J की जगह 2, तो -3 + 2, तो -3 + 2 -1 आएगा, लेकिन मॉड है तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 1/2। तो ये हमने A12 की वैल्यू रख दी 1/2। इसी तरह A13 निकालो, तो अब I की वैल्यू 1 रखनी है और J की वैल्यू 3 रखनी है, तो -3 + 3 तो ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू रख दी A13 की 0। इसके बाद A14 निकालो, तो A14 तो यानी I की वैल्यू 1 रखनी है और J की वैल्यू यहाँ पर 4 रखनी है। ठीक है, तो I की वैल्यू 1 और J की 4 रख दी, तो 4 में से 3 गया तो ये 1 बचा, तो ये आ गई वैल्यू 1/2, तो ये वैल्यू यहाँ पर 1/2 रख दी। इसी तरीके से अब आप A21 निकालें, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, तो ये 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से A22 2 आएगा, A23 निकालेंगे तो 3/2 आएगा, A24 निकालेंगे तो 1 आएगा, A31 4 आएगा, A32 निकालिएगा 7/2 आएगा, A33 की वैल्यू 3 आएगी और A34 की वैल्यू 5/2 आएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप लोग निकाल कर देख सकते हैं, जैसे मैंने ये सारी निकाली है इसी तरीके से आप निकाल कर देखिएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, XYZ का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 2 आव्यूह दी हुई हैं और बीच में बराबर का निशान है, तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि 2 आव्यूह जब भी बराबर हो सकती हैं जबकि उनका क्रम बराबर हो। ठीक है, यदि आव्यूहों का क्रम बराबर नहीं है तो वो 2 आव्यूह भी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ यदि हम देखें तो क्रम तो बराबर है। ठीक है, ये भी एक 2/2 की आव्यूह है और ये भी एक 2/2 की आव्यूह है, तो बस अब 2 आव्यूह बराबर है तो इसका मतलब उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत अवयव का मतलब ये होता है, जैसे ये देखिए पहला अवयव यहाँ 4 है और यहाँ पे पहला अवयव y है, तो इसका मतलब यहाँ पर y बराबर 4 होगा। अगली बात समझ में, y का मान 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा अवयव 3 है और यहाँ दूसरा अवयव z है, इसका मतलब z का मान कितना होगा, तो z का मान हो जाएगा आपका 3। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये तीसरा अवयव x है और यहाँ 1 है, तो यानी x का मान कितना हो जाएगा 1, और इसके बाद तो ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से XYZ का मान आ गया यहाँ पर 1, 3 और 4। क्लियर। चलिए अब इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए x + y और यहाँ कितना लिखा है 6। ठीक है, तो x + y बराबर लिख सकते हैं हम लोग 6। ठीक है, और xy बराबर कितना लिखा है 8, तो x × y बराबर लिख सकते हैं हम लोग 8,
और ये देखिए 5 प्लस जेड बराबर कितना लिखा है 5, तो 5 प्लस जेड बराबर लिख सकते हैं हम लोग 5। ठीक है, देखिए 5 से 5 कैंसिल करते हैं तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो जेड का मान तो यहाँ पर 0 आ गया, लेकिन अब एक्स और वाई का मान निकालना है। तो जब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 6 और x इंटू वाई बराबर 8 करेंगे जब आप, तो इसमें x और y का मान जो है वो 2 और 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 को जोड़ो कितना आता है 6 आता है, और इसी तरीके से 2 और 4 का गुणा करो तो 2 और 4 का गुणा करने पे कितना आता है 8 आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मान आएगा 2 और 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पहला क्या मान है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। अब अगर ये y प्लस जेड 7 हम फर्स्ट में रख दें तो ये हो जाएगा x प्लस और y प्लस जेड की जगह कितना आ जाएगा 7 और बराबर में 9। तो x बराबर कितना आ गया, अब 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2, यानी x का मान 2 आ गया। अब x का मान 2 सेकंड में रख दे, सेकंड क्या था हमारा x प्लस जेड बराबर 5, तो x का मान 2 प्लस जेड और बराबर में कितना हो गया 5। ठीक है ना, तो इससे z का मान कितना आ गया 5 में से 3 2 गए तो ये बचा 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से y प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस जेड 7 है तो z का मान तो 3 आ ही गया है, तो y प्लस 3 7। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 गए तो बचे 4, तो यानी y का मान यहाँ पर आ गया 4। क्लियर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर भी दो आव्यूह हैं, यदि ये बराबर है तो हमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर तुलना कराइए तो a माइनस बी का मान -1 है, 2a प्लस सी का मान 5 है, 2a माइनस बी का मान 0 है और 3c प्लस डी का मान यहाँ पर है 13। तो देखिए जो अभी हमने 4 समीकरण है उन्हें लिख लेते हैं। ठीक है, ये 4 समीकरण हमें यहाँ से मिल रही थी तुलना कराने पर। अब इसमें इसको और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए पहली समीकरण हमने लिख दी है 2a माइनस बी बराबर 0 और दूसरी लिख ली है a माइनस बी बराबर -1। अब हमने इसको घटाया तो घटाने पे क्या होगा कि b से b कट जाएगा और 2a में से a जाएगा तो a बचेगा और ये प्लस का 1 हो गया, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। ठीक है, अब a की वैल्यू अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वाले में ही रख दें, फर्स्ट वाला है a माइनस बी बराबर -1, तो इसमें a की जगह 1 रख दें तो माइनस बी बराबर -1। अब 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई थी, a की वैल्यू 1 हम इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस c बराबर 5, तो c आ गया यहाँ पर 3। अब c की वैल्यू हम रख दे रहे हैं फोर्थ में, तो c की वैल्यू 3 है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस d बराबर 13, 9 को उधर ले जाओ तो d का मान कितना आ गया 13 में से 9 गए 4। तो a b c d के मान आ गए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वो कह रहा है यदि a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है तो इनमें से क्या कथन सत्य होगा। ध्यान दीजिए, वर्ग वर्ग क्या होता है, वर्ग तो सभी जानते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, अब वर्ग कब बन सकता है, ठीक है, वर्ग जब बनेगा जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी रो और कॉलम बराबर हो। अब जैसे देखिए इसमें जो क्रम है यानी कोटि है आव्यूह की m क्रॉस n है, तो m क्या है यहाँ पे पंक्ति यानी रो और n क्या है कॉलम, तो ये दोनों बराबर होंगे तो m बराबर क्या होगा n, तो यानी इसमें कौन सा आंसर सही हुआ थर्ड वाला, m बराबर n। यानी यदि आव्यूह वर्ग है तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, रो और कॉलम बराबर होंगे, तो m बराबर n। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दो आव्यूह दी हुई हैं और ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इस आव्यूह से मान निकालेंगे तो देखिए x का मान यहाँ से भी निकल सकता है और x का मान यहाँ से भी निकल सकता है। अगर हम 3x प्लस 7 बराबर 0 रखें तो अब जरा बताइए x का मान क्या आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से x का मान आएगा आपका -7/3। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से x का मान निकालें यानी कि हम रखें 2 - 3x बराबर 4 रखें, ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ रहा है, तो देखिए ये 2 को उधर ले जाइए, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा -2/3। अब ध्यान दीजिए कि पहले से x का मान निकला -7/3, जबकि दूसरे से x का मान निकल रहा है -2/3, तो ये संभव नहीं है। यदि दो आव्यूह बराबर है तो प्रत्येक
अवयव को बराबर रखने पे x का मान सेम आना चाहिए था, यानी कि या तो 7/3 ही आता दोनों में, x का मान माइनस का 7/3, या फिर माइनस का 2/3 ही आता। लेकिन यदि अलग अलग मान आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसका मतलब है, इसका आंसर होगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। अब प्रविष्टि का मतलब ये समझिए, एक 3/3 कोटि की आव्यूह बनानी है। इसमें कितने अवयव होंगे? 3 त्रिका 9। अब 9 अवयव तो होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आव्यूह बनेगी, ठीक है, आव्यूह जो बनेगी उसमें जो नंबर लिखे जाएंगे वो नंबर केवल 0 और 1 लेना है। 0 1 0, ठीक है, 1 0 1, ठीक है, इसी तरीके से 1 1 1, यानी 1 और 0 के अलावा कोई भी अवयव हमें नहीं लेना है। तो देखिए हम इन 9 स्थानों पर बदल बदल कर 0 और 1 लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इन्हीं को बदल बदल कर हमें कितनी जगह पे लिखना है? हमें 9 जगह पे लिखना है। देखिए पहले स्थान पर हमारे पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस। इसी तरीके से टोटल 9 स्थान है और प्रत्येक स्थान के लिए कितनी चॉइस है? हमारे पास 2 चॉइस, क्योंकि 0 और 1 के अलावा हमें कुछ नहीं लेना है। तो इन 9 स्थानों पर हम या कोई 2 चॉइस ही रख सकते हैं। तो इसलिए हम 2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 9 बार। ठीक है, तो 2 की घात 9, 2 की घात 9 कितना होगा? तो 2 का 9 बार गुणा कर लीजिए, आ जाएगा 512। तो इसका आंसर हो जाएगा 512। क्लियर?